ब्यूटी मंत्रा। हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे हैपनिंग शो ब्यूटी मंत्रा में। यहाँ आपको ऐसी ब्यूटी टिप्स मिलेंगी जो आपकी खूबसूरती को और भी निखारेंगी। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में, जो आपकी खूबसूरती में एक बहुत ही बड़ी बाधा बन सकती है। इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड ओबेसिटी कंसल्टेंट डॉक्टर मितेश वोरा जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर वोरा, आपका ब्यूटी मंत्रा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। हम देखते हैं जब भी ब्यूटी की बात आती है तो सबसे पहले नजर में आने वाली चीज होती है हमारे बॉडी का शेप। अगर हम मोटे हो तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही लो हो जाता है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ओबेसिटी जैसी समस्या भी क्या ट्रीट की जा सकती है? यस, ओबेसिटी यानी मोटापा। आज की तारीख में मोटापा, ओबेसिटी इतना बढ़ गया है, नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि पहले खाली ब्यूटी रिलेटेड हम देखते थे, आज उसको डिजीज के रूप में देखना पड़ता है, क्योंकि WHO ने क्लियर कट उसको डिजीज का नाम दिया है, उसको लेबल किया है कि इट इज अ डिजीज अलोंग विद द ब्यूटी प्रॉब्लम। तो ये जो ओबेसिटी है वो ब्यूटी को भी हिंडरेंस करती है, ऑब्स्टेकल्स लाती है आपके ब्यूटीफुल शेप को, और साथ साथ में आपके बीमारी को भी इनवाइट करती है। तो ये दोनों तरीके से उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होए और आपका लुक भी अच्छा है। जी बिल्कुल डॉक्टर, हमें बेसिकली तो सबको ही पता है कि ओबेसिटी होने का कारण है हमारा जो फॉल्टी लाइफस्टाइल है वो। तो उसके अलावा ओबेसिटी के और कौन कौन से रीजंस होते हैं? देखो, ओबेसिटी के 10 रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि अगर पेशेंट की लाइफस्टाइल खराब है जी, फूड हैबिट्स खराब है, खान पीन खराब है, तो वो सबसे पहले उसको ओबेसिटी इनवाइट करती है। सेकेंड रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस, खास करके फीमेल्स में PCOD नाम की एक बीमारी है, जिसमें वेट बढ़ जाता है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते और इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। थर्ड है थायराइड, वो भी हार्मोन्स में आता है। थायराइड ग्लैंड जो गले में है, जो एंडोक्राइनल ग्लैंड है, वो थायराइड हार्मोन्स में हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन्स कम हो जाने के कारण TSH लेवल उसमें बढ़ जाता है और T3 T4 लेवल कम हो जाता है, तो उसमें भी वेट बढ़ जाता है। चौथा रीजन है आपके जेनेटिक्स, आपके हेरिडिटी फैक्टर। अगर आपके पेरेंट्स मोटे हैं या आपके जीन्स फैटी जीन्स है तो आपको मोटापा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। पांचवा रीजन है आप जो खान पीन खाते हो, आप ओवर ईटिंग करते हो और सही चीज नहीं खाते हो और बैठे रहते हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है और पूरा दिन ऐशो आराम में रहते हो, तो भी मोटापा बढ़ सकता है। फिर इसका और एक रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस ओबेसिटी। इंसुलिन रेजिस्टेंस ओबेसिटी में इंसुलिन आपका बॉडी में काम सही नहीं करता है और उसके कारण भी ओबेसिटी बढ़ जाती है। दूसरा एक रीजन है कि आपका स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने के कारण भी आपका मोटापा बढ़ जाता है। दूसरा एक कारण है प्रोफेशनल कारण। अगर आप कोई वैसे प्रोफेशन में हो, जैसे आप शेफ हो कोई 5 स्टार होटल के या नॉर्मल रेस्टोरेंट के, या आप कुक हो कोई नॉर्मल, या हाउसवाइफ है जो पूरा दिन खाना पीना पकाने में ही रहती है या रहता है, तो वो उसको बार बार उसको टेस्ट करना पड़ता है, चखना पड़ता है, और वो फूड के साथ ही रहते हैं, तो उनका खाना पीना भी रोज फैटी फूड, ऑयली फूड, स्वीट, फरसान खाते, तो उनका भी वेट बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके कारण वेट बढ़ता है, और उसमें हर एक पेशेंट को अलग वे से एनालाइज करना पड़ता है, उसका रूट कॉज पकड़ना पड़ता है। और एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कॉज है कि जिसमें पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाता है ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होने के कारण भी मोटापा हो जाता है, क्योंकि उसमें पेशेंट को पता नहीं चलता है कि कितना खाना, कब खाना, और एक्सेसिव मात्रा में वो खाते रहते हैं, तो उसमें भी आपका मोटापा बढ़ जाता है। एक दूसरी एक बीमारी है कशिंग सिंड्रोम, जिसमें मैंने बताया कि स्टेरॉयडल हार्मोन बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण भी होता है। तो ये सब हार्मोनल एंडोक्राइनल डिजीज है जिसके कारण आपके मोटापा बढ़ जाता है। कभी कभार इंजुरी, एक्सीडेंट से भी, अभी हमारे एक पेशेंट का एग्जांपल दूं तो वो लेडी का कुछ एक्सीडेंट हुआ था एट द एज ऑफ 45, तो एक्सीडेंट मेजर एक्सीडेंट था और मल्टीपल फ्रैक्चर्स ये सब हुए थे, तो वो 3 साल तक बेड से उठ नहीं पाई थी वो लेडी, और उसके कारण वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बैठे बैठे और बेड रिडन होने के कारण, और फिर वो बेड रिडन होते होते उसका
पूरे हार्मोन्स चेंज हो गए, उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण उसको डिप्रेशन आ गया और उसके कारण सोशलाइज होना बंद हो गया, तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, तो उसके कारण भी मोटापा आ सकता है। तो मोटापा होने के बहुत सारे रीजन है, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, और हर एक पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है, टेलर मेड, कस्टमाइज समझ के उसके प्रॉब्लम रूट कॉज को पकड़ के अगर हम सही ट्रीटमेंट करते हैं तो ओबेसिटी, मोटापे को भी आप नाबूद कर सकते हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ओबेसिटी मेल में किस तरह से असर करती है और फीमेल में किस तरह से असर करती है? मेल में जो ओबेसिटी होती है, तो मेल में क्या होता है कि जेंट्स लोगों में, पुरुषों में हाथ पैर पतले रहते हैं जी। और जो भी ओबेसिटी डेवलप होती है, फैट डेवलप होता है, वो बेली फैट बढ़ता है, यानी पेट की चर्बी बढ़ती है। तो पेट की चर्बी बढ़ती है लेकिन हाथ पैर पतले रहते हैं, तो जेंट्स लोग को तो लगता है कि हम तो इतने मोटे नहीं है, लेकिन जिसका पेट ज्यादा बाहर हो और हाथ पैर पतले हो तो उसको भी हार्ट अटैक आने के चांस ज्यादा है। जिसका बीएमआई, समझो बीएमआई इतना ज्यादा नहीं है लेकिन फैट परसेंटेज ज्यादा है, तो उसको हार्ट डिजीज होने के चांसेस या बड़ी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। तो मेल में ज्यादातर फैट बेली के ऊपर, स्टमक के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर जमा होता है। और फीमेल में दो टाइप की ओबेसिटी रहती है, एक होती है एप्पल शेप जिसको एंड्रॉइड टाइप की ओबेसिटी बताते हैं, और एक होता है पेयर शेप, जैसे पेयर, फ्रूट का पेयर कैसा रहता है, ऊपर से पतला नीचे से ब्रॉड, और एप्पल कैसा रहता है, ऐसे हर तरह से शेप में राउंड रहता है। तो एप्पल शेप ओबेसिटी को एंड्रॉइड ओबेसिटी बोलते हैं और पेयर शेप ओबेसिटी को गाइनोइड टाइप ऑफ ओबेसिटी बोलते हैं। तो ये दोनों टाइप की ओबेसिटी फीमेल में देखी जाती है। तो भले वो टाइप्स अलग हो लेकिन फैट तो फैट ही रहता है। जहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा वहां पे वो ऑर्गन काम करना कम हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी एक्स्ट्रा फैट पहले जमा होता है तो सबसे पहले हमारे बॉडी में मसल स्टोर करता है एक्स्ट्रा फैट, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैट जमा होगा वो लीवर स्टोर करेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा फैट जमा होगा वो स्किन के नीचे थर्ड लेयर जो सबक्यूटेनस फैट बोलते हैं, स्किन के 3 लेयर है, उसमें सबसे लोएस्ट लेयर जो सबक्यूटेनस फैट है, सब यानी बिलो, क्यूटेनस यानी स्किन, स्किन के नीचे का जो फैट जमा होता है वो भी नुकसान करता है। और फोर्थ है हमारे वाइटल ऑर्गन्स के आजू बाजू जो फैट जमा होता है जिसको विसरल फैट बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा हानिकारक विसरल फैट है, उसके बाद जो फैट जमा जाता होता है सबक्यूटेनस फैट में वो भी हानिकारक है, उससे भी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आपका फैटी लीवर, जो लीवर के आजू बाजू फैट जमा हो जाता है जिससे लीवर काम करना मंद हो जाता है, आपके मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और बॉडी में यूटिलाइज होना डिस्टर्ब हो जाता है फूड का। तो उसके कारण मसल्स के आजू बाजू में भी एक्स्ट्रा फैट स्टोर होगा तो वो भी नुकसान करेगा। तो ये 4 प्रकार के फैट एक्स्ट्रा स्टोर होते हैं। तो हमें वो फैट को टारगेट करना है और उसको कैसे कम करना, उसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारे पास एक होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग ब्यूटी रिलेटेड ओबेसिटी को भी ठीक करते हैं, डिजीज रिलेटेड ओबेसिटी को भी ठीक करते हैं। तो उसमें हम लोग एक होम्योपैथिक दवा देते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, रूट कॉज को पकड़ते हैं कि उसमें हार्मोनल है, एंडोक्राइनल इश्यू है, या उसकी लाइफस्टाइल गलत है, या उसका खान पीन सही नहीं है, या उसको एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है, या उसका जेनेटिक ऐसा है, हेरिडिटी है। तो उसके हिसाब से उसकी एक सही दवा देते हैं और जर्मन बेस्ड होम्योपैथिक दवा देते हैं। होम्योपैथिक दवा क्या करती है कि उसके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, उसकी जो चयापचय की क्रिया जो बोलते हैं, जो खाना खाने के बाद जो खाना डाइजेस्ट होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए और बॉडी में यूटिलाइज होना चाहिए, वो सिस्टम को हम करेक्ट कर देते हैं। उसके साथ उसके लीवर फंक्शन को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि लीवर के 12 फंक्शन है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है डाइजेशन में हेल्प करना। तो लीवर अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, फंक्शन अच्छा हो गया, तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन बराबर होगा और बॉडी में जो फूड खाते हैं वो यूटिलाइज बराबर होगा। तो ये इस तरह से, और इंटरनल और एक्सटर्नल फैट को डिसॉल्व करने में दवा मदद करती है। ये मेरे वर्ड बराबर समझो कि हम हर एक ओबेसिटी के पेशेंट को बोलते हैं कि दवा मदद करेगी फैट लॉस करने में, लेकिन आपको भी खुद को मदद करना है। कैसे कि पेशेंट को हम जो दवा देंगे उसमें खाली हमारा रोल है, पेशेंट का रोल है कि दवा रेगुलर लेना। दूसरा रोल आता है डाइट का। तो हम डाइट प्लान, एक कस्टमाइज डाइट प्लान बनाते हैं, टेलर मेड डाइट प्लान बनाते हैं, उसके डिजीज के अनुसार, एज के अनुसार, जेंडर के अनुसार, जॉब प्रोफाइल के अनुसार, और वो फाइनेंशियली वो क्या अफोर्ड कर सकता है, नहीं अफोर्ड कर सकता है, उस हिसाब से उसका एक प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग डाइट प्लान बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि डिसइंटरेस्टिंग बोरिंग डाइट नहीं रहता है, उसको हम हेल्दी डाइट को भी कैसे टेस्टी करके देना ऐसी रेसिपी देते हैं, उसको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं,
ब्रेकफास्ट के ऑप्शन देते, लंच के ऑप्शन देते, मिड मील के ऑप्शन देते, डिनर के ऑप्शन देते, तो पेशेंट खुशी खुशी वो डाइट प्लान फॉलो करता है और वो डाइट प्लान हर 15 दिन महीने में चेंज करते हैं, जैसे जैसे वेट लॉस फैट लॉस होता है उस हिसाब से। उसके साथ हम एक्सरसाइज प्रोग्राम देते हैं। एक्सरसाइज प्रोग्राम में भी पेशेंट को समझाते हैं कि हम एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे, करना आपको है, लेकिन हमने देखा है कि मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करते हैं फिर छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग ने अभी क्या किया है, हमने हमारे क्लिनिक में एक टीम बनाई है एक्सरसाइज कराने वाले ट्यूटर की, जिनके पास अमेरिकन इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट है, उनको नॉलेज है कि वेट लॉस में कौन सी एक्सरसाइज करानी है, कौन सी नहीं करानी है। तो हमारे ट्यूटर उनके घर पे जाके पर्सनली उनको एक्सरसाइज करवाते हैं। जो पर्सनली नहीं कर सकते, ऑफलाइन नहीं कर सकते, उनको ऑनलाइन करते, डिस्टेंस ट्रैवल रहते, जो लोग बाहर आउट ऑफ इंडिया रहते या आउट ऑफ मुंबई रहते, तो उनको हम ऑनलाइन भी करवाते, जिससे एक मॉनिटरिंग हो जाता है कि वो कंपलसरी हमारा ट्यूटर उसके माथे पे खड़े रहेगा और उसको करवाएगा, तो हमें पता चलेगा कि इसने एक्सरसाइज बराबर की है। उसके साथ हम उसको वॉक करने की सलाह देते, दिन में मिनिमम 10,000 स्टेप्स चलने की सलाह देते। अगर पेशेंट एक साथ नहीं चल सकता है तो उसको डिवाइड कर देते कि सुबह में थोड़ा चलो, शाम को चलो, रात को चलो, बिफोर फूड चलो, आफ्टर फूड चलो, ऐसे हम डिवाइड करके उनको वॉक करवाते हैं। उसके साथ हम लोग एक फैट ब्रेकिंग फैट लॉस थेरेपी देते हैं। तो ये मैनुअल थेरेपी है जो फैट ब्रेकिंग ऑयल और फैट ब्रेकिंग पाउडर से हम पूरे बॉडी के ऊपर एक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें एक सेशन में एक पार्ट लेते, समझो टमी का पार्ट लिया तो वो पूरा 45 to 60 मिनट्स पूरा टमी के ऊपर मैनुअल ट्रीटमेंट होती है फैट ब्रेकिंग ऑयल से। वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होके वाइटल ऑर्गन्स के आजू बाजू के फैट को डिसॉल्व करती है और सबक्यूटेनस फैट को डिसॉल्व करती है, और उसमें पॉइंट्स देते हैं जिससे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स भी स्टिम्युलेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे मैक्सिमम वाइटल ऑर्गन्स पेट और चेस्ट में है, फिर उनके थाइस पे देते हैं ट्रीटमेंट, बटक्स पे देते हैं, आर्म्स में देते हैं, चेस्ट में देते हैं, तो इस तरह से उनके फैट को डिसॉल्व करने में मदद करते हैं। और उसके साथ उनका काउंसलिंग रहता है, मोटिवेशन रहता है, रेगुलरली हमारा फॉलोअप रहता है कि वो कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो आलसी लोग रहते हैं तो हमको लगता है कि ये पेशेंट नहीं कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप जो खाना खाते हैं उसका फोटो भेजो और हमें व्हाट्सअप करो दीजिए, हमें पता चले कि आप सही खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। और अगर उनको कभी कुछ खाने का मन करे तो हम चीटिंग डे भी रखते हैं, वंस अ वीक या वंस इन 15 डेज, जब भी उनका बहुत मन करे कि मुझे ये खाना ही है, चटपटा या कुछ भी, तो उसमें भी हम उसको हेल्दी ऑप्शन देके स्मॉल पोर्शन खिलाते और उसको कैसे डाइजेस्ट करना, कैसे एब्जॉर्ब करना, वो टेक्निक सिखाते कि आज आपने समझो पिज्जा खाने का मन किया है तो कितना पोर्शन में खाना है, पानी पूरी खाने का मन है तो कितना पोर्शन में खाना है, सैंडविच खाना है तो कितना, आइसक्रीम चॉकलेट खाना है तो कितना पोर्शन में खाना है, और कैसे वही दिन उसको कैसे डाइजेस्ट और हजम करना है, एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो वो हम टेक्निक सिखाते हैं, यानी हम पेशेंट को खुद के डाइटिशियन बनते सिखाते हैं, तो लाइफ टाइम उनको फिर हमारे ऊपर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन, डाइट प्लान, साइंटिफिक डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्रोग्राम। एक्सरसाइज में भी हम 3 टाइप की एक्सरसाइज कराते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज, एनाएरोबिक एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज यानी वॉक और डांस, 1 घंटा वॉक या डांस होना चाहिए। एनाएरोबिक यानी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो कोर मसल स्ट्रेंथिंग, एब्डोमिनल मसल, थाई मसल्स, आर्म मसल्स, उसकी कोर मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कराते। उसके साथ उनको वॉक की सलाह देते और ये फैट ब्रेकिंग थेरेपी देते। तो हम सभी जगह से उनको बॉम्बार्डिंग करके उनका फैट रिडक्शन करने में हेल्प करते। लेकिन हम पेशेंट को समझाते कि जैसे बर्फ को पिघलने में भी टाइम लगता है, पानी को भी गर्म होने में, बॉइलिंग टेम्परेचर आने में टाइम लगता है, मेल्टिंग पॉइंट आने में भी टाइम लगता है, वैसे फैटी सेल्स को फैट ब्रेक करने के लिए भी 3 से 4 महीना मिनिमम लगता है। और धीरे धीरे फैट ब्रेक होना शुरू होता है। जैसे कोई पत्थर हो, उसको आप तोड़ना शुरू करो तो एक ही झटके में टूट नहीं जाता, वो धीरे धीरे फिर इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, फिर वो टूटना शुरू होता है। वैसे ही फैट ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। तो एक बार फैट ब्रेक होना शुरू हो जाता है, वाटर रिटेंशन रिड्यूस होने लगता है, फिर धीरे धीरे पेशेंट अगर रेगुलर ये सब फॉलो करेगा, राइट ट्रैक पे रहेगा, तो धीरे धीरे उसका फैट ब्रेक होगा। खाली वेट लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, फैट लॉस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है फैट लॉस करना। वेट लॉस तो आप गलत वे से भी कर सकते हो, समझो 1 महीना आप फास्टिंग रखो, जैन लोगों की तरह उपवास करो, पानी पे रहो या तो कुछ खाओ ही मत, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन वो वेट लॉस मसल लॉस होता है,
वो फैट लॉस नहीं होता है। और जैसे ही आप नॉर्मल खाना शुरू कर दोगे, आपका जितना 10 किलो कम हुआ है 20 किलो और बढ़ जाएगा। इसको योयो सिंड्रोम बोलते हैं। योयो यानी YO-YO। योयो सिंड्रोम का मतलब है योयो टॉयज आता है ना, जो नीचे जाता है ऊपर जाता है। वैसे ही फैट लॉस ट्रीटमेंट में अगर रॉन्ग वे से आप कोई भी फैट लॉस ट्रीटमेंट करोगे, मशीन ट्रीटमेंट करोगे या नेचर के अगेंस्ट में करोगे, तो खाली टाइम बिंग आपका वेट लॉस होगा लेकिन फैट लॉस नहीं होगा। और एक दूसरी वार्निंग देना चाहता हूँ कि क्रैश डाइटिंग मत कीजिए। क्रैश डाइटिंग करके भी लोग कम खा के या एकदम कम कैलोरी का फूड खा के वेट लॉस करते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि उसमें वो टेम्पररी वेट लॉस है। जैसे ही आप नॉर्मल खाना शुरू करोगे, आपका वेट और डबल हो जाएगा। और जितनी बार आप रॉन्ग डाइट करोगे, रॉन्ग वे से वेट लॉस करोगे, उतना आपका जंप बैक होते जाएगा। क्योंकि फैटी टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में ऐसा होता है कि वो जितना श्रिंक होता है उतना ही वो ब्लास्ट होता है, तो डबल ब्लास्ट होता है। और दूसरा क्या होता है कि फैट में क्या होता है, फैट के जो सेल्स होते हैं पहले वो साइज में बढ़ते हैं, जैसे बलून की तरह वो साइज में बढ़ते जाते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, जैसे बलून ब्लास्ट हो जाता है वैसे ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो साइज में बढ़ना बंद हो जाता है और फिर वो नंबर्स में बढ़ते हैं। और एक बार फैटी सेल्स नंबर्स में बढ़ने शुरू हो जाएंगे, फिर उसको रिड्यूस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। फिर जाके अगर पेशेंट का 150-200 किलो हो गया या एकदम एक्सेसिव वेट हो गया और उसको कोमोर्बिडिटी आ गई, हार्ट के प्रॉब्लम आ गए, डायबिटीज अनकंट्रोलेबल हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया, तो उसको फिर उसी टाइम पे बेरिएट्रिक सर्जरी करनी पड़ती है उसकी लाइफ सेव करने के लिए। तो ये पोजीशन नहीं आवे और अर्ली स्टेज में अगर आप प्रॉपरली ओबेसिटी को या ओवरवेट को पहले से ही ध्यान रख लोगे तो वो वेट बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले BMI जो बॉडी मास इंडेक्स हमारा रहता है वो 19 और 25 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका BMI 25 के ऊपर गया तो 25 to 30 इज अ ओवरवेट कैटेगरी। फिर 30 और 35 के ऊपर गया, बीच में गया 30 के ऊपर, तो वो ओबेसिटी कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद 35 to 40 कैटेगरी में गया तो वो सुपर ओबेसिटी में आ जाएगा। और फिर 40 के ऊपर गया, 45 के ऊपर गया तो वो मॉर्बिड ओबेसिटी में आ जाता है। वो कैटेगरी होती है मॉर्बिड ओबेसिटी, यानी कोई बड़ी बीमारी आने की संभावना हो सकती है। तो हम सभी पेशेंट को समझाते हैं कि वो लेवल आना ही नहीं चाहिए। आप वही जब भी आपका वेट बढ़ने का शुरुआत होता है उसी टाइम पे आप प्रॉपर कोई कंसल्ट कीजिए, एक्सपर्ट को एडवाइस लीजिए, वो पूरा थरो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, रूट कॉज पकड़िए कि आपका ओबेसिटी होने का मूल कारण क्या है, और उस हिसाब से अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करोगे तो आपको कोई बड़ी बीमारी भी नहीं आएगी, कोमॉर्बिडिटी भी नहीं आएगी और आप ओबेसिटी को आराम से लूज कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि वेट लूज करना इजी है लेकिन गेन करना डिफिकल्ट है, और वेट लॉस करने के बाद मेंटेन करना इज मोस्ट डिफिकल्ट। डॉक्टर, पहले के जमाने में हम देखते थे कि जब भी एज हो जाती थी तभी ओबेसिटी आती थी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी ओबेसिटी की समस्या दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या है और क्या इसे भी ट्रीट किया जा सकता है? छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल ओबेसिटी का प्रमाण बढ़ रहा है। इंडिया में भी बढ़ रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बढ़ रहा है। हमारे पास US UK के बच्चे भी आते हैं, उन लोग के भी वेट बहुत बढ़ते हैं। तो उसका मेन रीजन क्या है कि छोटे बच्चों का पहले मैं बताता हूँ कि छोटे बच्चे लोग का खाने पीने का जो जंक फूड, फास्ट फूड इतना बढ़ गया है, उसमें मैं बोलता हूँ बच्चे लोग की गलती नहीं है, पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है। पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, हमारे एक पेशेंट का एक एग्जांपल दूं, वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, होशियार है, लेकिन इतना सडनली उसका वेट 12-15 किलो बढ़ गया विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में उसका इतना वजन बढ़ गया, और बच्चा लड़का खाली 4th स्टैंडर्ड में है और उसका इतना वजन बढ़ गया। तो पेरेंट्स तभी जो चिंतित हो गए, तो मेरे पास लेके आए, तो मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री देखी। तो उसके फादर बोलते हैं कि ये लड़का रोज बाहर का ही खाते है, उसकी मम्मी उसको घर का बना के ही नहीं देती है, और रोज उसको भूख लगती है, स्कूल से आता है तो बाहर से ऑर्डर कर देता है, समोसा पाव, वड़ा पाव, ये वो, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, तो ये फास्ट फूड, जंक फूड खाते रहता है। और जब भी भूख लगे तो चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स। तो बच्चा घर का खाना ही नहीं खा रहा है, और उसकी मम्मी को खाना बनाने का इतना आलस कि रोज उनके हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते। हस्बैंड बोलता है कि तू घर पे बना, टाइम पे बना। हस्बैंड का भी झगड़ा होता है उसकी वाइफ के साथ। वो बोलता है कि अगर मुझे 8 बजे तक मेरा खाना तैयार नहीं होगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर से खा लूंगा। तो ये क्या होता है, कभी कभी लेडीज लोग, जो मदर लोग है, फादर तो चलो काम पे चले जाते, लेकिन लेडीज लोग, मदर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अपने बच्चों को
हेल्दी फूड की हैबिट पाड़ो। अगर आप बच्चे लोग को खाना टाइम पे नहीं दोगे, जब वो भूखे है और उस टाइम पे घर में कुछ खाना नहीं रहेगा, तो बच्चे लोग क्या करते, पैसे वाले हैं तो बच्चे लोग ऑनलाइन ऑर्डर देके मंगा लेते। तो कहने का मतलब क्या होता है कि वो फैटी फूड ऑयली खा के वो बच्चा इतना सडनली वेट गेन हो गया, उसका कॉर्टिजोल लेवल एकदम बढ़ गया, हमने चेक कराया ब्लड में जो कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ गया, उसका इंसुलिन लेवल बढ़ गया, और वो लड़के का जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉल्टी फूड हैबिट्स, और फिर पूरा दिन मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, और उसको खुद के लिए एक्सरसाइज का टाइम नहीं, वॉक का टाइम नहीं। तो वो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को हमने पूरा काउंसलिंग किया, एनालिसिस किया, उसको होम्योपैथिक दवा दी, उसका इंटरनल करेक्शन किया, उसकी मम्मी का काउंसलिंग किया, पापा का काउंसलिंग किया, पेरेंट्स का, कि इनको अभी प्रॉपर लाइफस्टाइल रखो। अगर आपको आलस है, कंटाला है, तो एक शेफ रख लो, कुक रख लो, आप अफोर्डिंग हो, तो फिर उसको बच्चे को राइट टाइम पे राइट खाना और हेल्दी खाना बहुत जरूरी है। तो अभी वो बच्चा 10th में आ गया है और एकदम फिट हो गया है, उसने वेट लॉस भी कर लिया, उसकी मम्मी भी सुधर गई। तो इस तरह से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही आजकल यंगस्टरों में, अभी मेरे पास एक यंग लड़की, अभी वो रोज रात को 4-4, 5-5 बजे तक मोबाइल के ऊपर चिपके रहती थी। सुबह 5 बजे 6 बजे सोती थी, दोपहर को 2 बजे उठना, 2 बजे उठ के अनहेल्दी फूड खाना, फिर दोपहर का लंच शाम को 6 बजे खाना, रात का डिनर रात को 2 बजे खाना। तो इस प्रकार के उसका वेट बहुत बढ़ गया, पीसीओडी हो गई, पीरियड्स इरेग्युलर हो गए, और इतना वेट बढ़ गया कि उसको खुद को फिर एहसास होने लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब हमारे पास आई तब हमने उसको काउंसलिंग करके उसकी दवा सही दी, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, सब ट्रीटमेंट चालू की, तब जाके उसका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अभी रिसेंटली एक मेरे पास एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, नाम नहीं दूंगा, लेकिन उनको 30 इयर्स की एज में पीसीओडी, थायराइड, ओबेसिटी, 106 kg वेट बढ़ गया। तो अभी उनकी एज में अभी मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, तो उनको डिप्रेशन आ रहा है कि लोग मैं रिजेक्ट करे, डिजेक्शन आता है। तो ये सब हार्मोनल प्रॉब्लम्स प्लस स्ट्रेस लेवल, फिर आपकी लाइफस्टाइल। लेकिन जब आपने पहले से ही स्टार्टिंग में अगर ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। तो इसलिए हम एक टेक होम मैसेज देना चाहते हैं कि ओबेसिटी को अर्ली पिकअप कीजिए। जब आपका वेट ओवरवेट हो रहा है तभी उसको पिकअप करके उसकी राइट ट्रीटमेंट कीजिए, राइट डॉक्टर की सलाह लीजिए, और एक प्रॉपर वे से, नेचुरल वे से, आप साइंटिफिक वे से वेट लॉस प्रोग्राम करोगे तो 101% आपका ठीक हो जाएगा। और जितना यंग एज में करोगे उतना फास्ट इंप्रूव होगा, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, चाइल्डहुड ओबेसिटी विल कन्वर्ट इनटू एडल्टहुड ओबेसिटी, और फिर वो ब्यूटी के साथ भी कनेक्शन आ जाता है। जैसे ही बच्चा 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में आ जाता है या कॉलेज में आ जाता है, तभी उनको ब्यूटी कॉन्शियस हो जाते हैं। उसके साथ के सभी फ्रेंड या लड़के या लड़की सब स्लिम एंड ट्रिम है, परफेक्ट है, और हम खुद ओबेस हो जाते हैं, तो हमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कॉम्प्लेक्स आने से उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डिप्रेशन में लोग ज्यादा खाते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन क्या है कि जब भी आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लेवल जब भी बढ़ जाता है ब्लड में, तो आपको पर्टिकुलरली इवनिंग टाइम में एक फैटी फूड, ऑयली फूड, जंक फूड और आइसक्रीम, चॉकलेट खाने की तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि वो खाने से आपको रिलैक्स मिलता है, तो वो स्ट्रेस को स्ट्रेस बस्टर होता है। तो इसलिए आपको मालूम होने के बावजूद भी आप वो अनहेल्दी फूड खाते हो और आपका वेट बढ़ते ही जाता है। तो ये सब चीजों को हमें करेक्ट करना पड़ता है, उसका राइट वे से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। साइंटिफिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच और हेल्दी अप्रोच से आप कर सकते हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट। डॉक्टर, हमने बहुत बार देखा है कि जब भी हम वेट लॉस करते हैं या फिर सडन वेट गेन होता है तो बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो क्या उससे ट्रीट किया जा सकता है? तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी जहाँ पे एडिपोस टिश्यू, फैटी टिश्यू एक्यूमुलेट होते तो वहां पे स्ट्रेच मार्क आने शुरू हो जाते। और जब आप रॉन्ग वे से वेट लॉस करते हो, सडन क्रैश डाइटिंग करके या भूखे रह के करते हो, तो उस टाइम पे मसल लॉस होते हैं और उस टाइम पे आपके स्ट्रेच मार्क बढ़ जाते हैं और साथ में स्किन लूजनिंग हो जाती है, स्किन सैग हो जाती है, आपकी चेस्ट की स्किन सैग हो जाती है, पेट की स्किन सैग हो जाती है, थाइस की स्किन सैग हो जाती है और मसल्स वेस्टिंग में हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमारी ये थेरेपी बहुत अक्सर काम करती है। तो जब हम वेट लॉस प्रोग्राम किसी भी पेशेंट को देते हैं तो ये थेरेपी जो मैनुअल थेरेपी देते हैं, फैट ब्रेकिंग थेरेपी, तो उसमें फैट ब्रेकिंग ऑयल के साथ हम लास्ट में एक टाइटनिंग पैक लगाते हैं। तो टाइटनिंग पैक क्या करता है कि जो स्किन जो लूजनिंग होती है
जो टोन नहीं होती, फॉर्म नहीं होती, लिफ्ट नहीं होती, तो हम टोनिंग, फॉर्मिंग और लिफ्टिंग का भी काम करते हैं और फैट लॉस भी कराते हैं और उसके स्किन को भी टोन करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म स्किन सैग नहीं हो जाए और फैट लॉस, वेट लॉस और इंच लॉस होने के बाद वो मेंटेन रहे। तो स्किन को भी मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आपने गलत वे से वेट लॉस किया और फिर स्किन सैग हो गई और लूज हो गई तो और ओल्ड एज के दिखोगे, और खराब दिखेगा और शेपलेस दिखेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। ब्यूटी मंत्रा